तो उसके बाद मुझे उसमें उत्सुकता रही कि मतलब ये है क्या। मुझे विश्वास तो बिल्कुल नहीं हो रहा था कि जो चीज़ें भूली जा रही हैं, अचानक से ऐसी चीज़ें आप सुनते हैं तो वाकई विश्वास नहीं होता कि ये चीज़ें संभव हैं। तो चूंकि मैं पतंजलि ये और ये सब संस्थाओं से पहले से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे उत्सुकता रही, तो इस कारण नवदुर्गा की उसकी कुछ दिन बाद ही तो मैं फिर 9 दिन अकेले गया मेरठ आश्रम। वहां पर मैंने बाकी चमत्कार देखे कि जो चीजें बोलते ना ये चीज असंभव है, ये नहीं हो सकती, वो सब चीजें वहां हो रही थी। जैसे इधर हम देख रहे हैं कि पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों से लोग आए हुए हैं, तो वहां तो पूरी दुनिया के लोग आते हैं। कुछ यूएस से भी थे, जापान से भी थे और भी अलग अलग देशों से थे। वो भारत के तो कई प्रांतों के आम लोग आते हैं, तो बड़ा शानदार अनुभव रहा। उसके बाद मैंने निश्चय किया था कि चलो बाउसा में भी इस टाइप का कैंप चालू करें, पर डॉक्टर साहब से समय मिलना इतना आसान होता नहीं। तो फिर वीरेंद्र शर्मा जी से मैंने चर्चा की कि शर्मा जी ऐसा ऐसा है। तो पहले तो वो मेरे पे ही कहने लगे तुम अकेले क्यों चलेगा, मैं ही चलता तुम्हारे साथ। नहीं चलो कोई नहीं, अब अपन चलते हैं। तो फिर अमरावती में 15 लोगों के साथ गया लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि पहले यार एक तो कैंप अटेंड करो, फिर आपको कैंप देंगे। तो गए, सबका बड़ा अच्छा अनुभव रहा। अभी ये बहन जी बैठी भी हैं जिनकी किडनी की प्रॉब्लम थी, डायलिसिस होते थे, उसमें भी फायदा मिला। मेरे फादर भी साथ गए थे तो उनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, तो और उन्हें दिन में 4 इंसुलिन लगते थे उस टाइम। तो इंसुलिन और डॉक्टर उनका इलाज चलता था ये टोटल डायबिटिक में इंदौर। तो डॉक्टर कभी उनकी एक इंसुलिन भी कम नहीं कर पाया था, 4 में से एक भी कम करता था तो एकदम से सूट कर देगी सुबह। पर इस साधना में आने के बाद मुझे आज भी ध्यान है, बिना भी 1 हफ्ते के अंदर में 4 इंसुलिन कम करने पड़े थे। तो उसके बाद फिर 2-3 महीने यही चलता रहा। तो फिर मुझे भी अपने आप लगा कहीं ऐसा तो नहीं हम ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जो एक आपका इंसुलिन बंद नहीं हो पा रहा था और आपके 4 बंद हो गए, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकअप तो है, पर ओवर कॉन्फिडेंस भी खराब होता है। तो मैं वापस फिर हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने वापस पूरी उनकी जांच की, जो 3 महीने की जांच होती है शुगर की और दुनिया भर। अब उनका फिर आपस में चर्चा चल रही है, ये डॉक्टर आ रहा है, वो डॉक्टर आ रहा है, पर मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या है, कोई बड़ा इशू है। फिर उनसे बोले डॉक्टर साहब वो क्या है, आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं। फिर फाइनली वो डॉक्टर ने अंदर बुलाया, तो बोलता है इंडियन आप इंसुलिन की जरूरत है ना, कोई जरूरत है, ये हुआ कैसे वो हमें पता नहीं। डॉक्टर बोलता मतलब तो सर्टिफाइड हो गया कि मेरे शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद मुझे इंसुलिन की आवश्यकता रही। तो पहला तो ये अनुभव, क्योंकि मैंने बोला काफी अनुभव है, इतने टाइम में इतने लोगों से मिला मैं, उनके अनुभव भी है, मेरे खुद के भी अनुभव है। तो एक और बड़ा अच्छा अनुभव, क्योंकि आज ये बड़ी कॉमन सी समस्या रहती है खासतौर से महिलाओं के साथ, जो नई शादी हुई उनके साथ। उस पर मैं एक चर्चा आपको सुनाता हूँ। मेरी शादी 2000 में हुई थी। उसके बाद वाइफ को कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगे, तो उसमें IVF 2004 में कराया मैंने, पर वो 7-8 महीने बाद एबॉर्ट कराना पड़ा, कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसके बाद फिर हम बड़े परेशान होते रहे, कोई रिजल्ट नहीं। मैंने चंडीगढ़ इलाज कराया, फिर भोपाल इंदौर तो कॉमन सा है, वो तो कराती है सब। फिर मैं बॉम्बे लेके गया, 2008 में जाके फिर वो प्रेग्नेंट हुई, और 2009 में मेरा बड़ा बेटा है राम, वो हुआ। 9 महीने ही बेड रेस्ट करना पड़ा था और पूरे टाइम मेडिसिन लेनी पड़ी। तो ये ऐसे करके पहला बेटा हुआ। उसके बाद फिर हमें ये लगा था चलो यार अपना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर 2016 में साधना शुरू हुई, तो उसके वो फिर अब मेरे घर में जैसे अब मेरे जो मिलने वाले हैं, तो लगभग घर में कॉमन है, मतलब ये जो सिस्टम चलता है, तो वो डेली रूटीन है। तो वो चलता रहा। फिर अचानक से 2019 में जाके अचानक से 5 दिसंबर में ये फिर प्रेग्नेंट। तो फिर वो खुश होने जैसी चीज नहीं थी, वो एक हेडेक, क्योंकि एज भी 40 to 43 हो चुकी थी साला की, और पिछला अनुभव बड़ा खराब था हम लोगों का। तो फिर तो ये टेंशन थी यार, ये तो बड़ी समस्या हो गई। और जिससे भी बात कर रहे हैं बिल्कुल भैया रिकॉर्ड करा है, तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम है। तो उस टाइम में भोपाल में था कि चलो यार अब और तो ठीक है, पर डॉक्टर, फिर मैंने डॉक्टर साहब को फोन लगाया। मैं डॉक्टर साहब ऐसी बात है,
तो शास्त्री जी ने बोला, अरे देखो इकबाल ऐसा है कि मतलब जो दुनिया दिखती है ना, इसके ऊपर भी दुनिया है। आपने डिसीजन मत लो, पहले मैं आपको भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रख रहा हूँ, पर आप पूरी जांच कराओ, उसके बाद फिर अपन डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है, डॉक्टर के पास गया, उसने पुरानी रिपोर्ट देखी, तो उसने देखते बोल दिया कि यार इनको अवॉइड करना पड़ेगा, डॉक्टर रिपोर्ट भी। पर मैंने सब जांच के लिए जांच तो कर ही रहे, उसमें जो भी पॉसिबल जांच है आप कर लिया। कुछ रिपोर्ट्स बॉम्बे जाती है, एडवांस जांच आप कुछ कराते हैं, 3 दिन बाद वो जो रिपोर्ट्स आई, तो डॉक्टर के पास मैं वापस गया, तो डॉक्टर बोलती है मेरे से कि इनकी एज तो 43 है, पर बायोलॉजिकल एज इनकी 23 के ऊपर है, ये इतनी फिट है। और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल नॉर्मल है सब। और आपको मतलब 9 महीने भी पता नहीं पड़ा, कैसे कोरोना का टाइम था, आप सब लोगों को ध्यान दूंगा, तो घर में काम करने वाले भी नहीं आ रहे थे, तो घर का पूरा काम भी करना पड़ रहा था। और पिताजी बीमार रहते थे, उनकी भी सेवा करनी है। बड़ा बेटा क्योंकि किसी को कुछ दिन भर घर में ही रहना, तो दिन भर खाना और रहना और काम किया, महिलाओं में एक्स्ट्रा लोड था कोरोना के टाइम में, तो आप सबका अच्छा हो रहा होगा। तो वो पूरे 9 महीने कैसे गुजरे, वो बहुत ज्यादा जो मेडिसिन इंजेक्शन ये वो सब दिए जाते, वो भी बहुत ज्यादा हम लोगों ने नहीं ली, जो बहुत आवश्यक थे। बोला था चलो ठीक है ले लेते हैं, बाकी ज्यादा उसमें कुछ नहीं किया। पर अब सबसे लास्ट ब्रेक भी आप देखें कि डॉक्टर के पास गए लास्ट में कि भैया इनका टाइम क्या डेट आप दे रहे हो, तो उसके पहले वो सोनोग्राफी वो सब करते हैं, अल्ट्रासाउंड, तो वो की होगी ना, तो दूसरे दिन ना एकदम कोई मूवमेंट नहीं थी, तो अब घबराने वाली बात तो होती है। वापस डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर बोलते हैं यार हमें ऐसा लग रहा है सर्जरी करनी पड़ेगी अभी। अब ये पता नहीं है बच्चा कैसी स्थिति में, कल तक तो सब सही था। तो फिर यार नई टेंशन चालू, फिर डॉक्टर साहब को फोन लगाया, क्योंकि अब जब कुछ समझ नहीं आता तो क्या करोगे आप। डॉक्टर साहब को फोन लगाया, डॉक्टर साहब बोलते हैं यार एक बार टेंशन नहीं लो, भगवान के नाम से कुछ आप निकालो, है ना, वो शांत रहो, थोड़ी देर शांत रहो, कुछ ना कुछ तुम्हें लगेगा, आएगा दिमाग में। वो डॉक्टर के दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो मैंने भगवान के नाम से पैसे निकाले, थोड़ा आग बंद कर थोड़ी देर बैठा, फिर मैंने डॉक्टर के पास वापस गया। मैंने साहब, और क्योंकि उस टाइम प्रॉब्लम क्या थी, कोरोना चल रहा था ना, तो ये अल्ट्रासाउंड ये सब भी शाम को जल्दी बंद होते थे, तो शाम को 7 या 8 बज रहा है कुछ, तो मैंने उसके बाद वापस नहीं, डॉक्टर साहब एक बार अल्ट्रासाउंड वाले को दोबारा दिखा लेना सर। तो वो भी डॉक्टर भी यार मैं मतलब इतनी सी चीज है वो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही है, बोलती रहो मैं फोन बात करते थे बंद ना करते, वो बोलता है बंद करने वाला ही तुम्हें, पर तुम तुरंत भिजवाओ, कल मैं फोन पे बता दूंगा। गया चेक किया, बोलता है सब ठीक है, ये क्या है अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बच्चे दस्त पड़ जाते हैं, वो उसने बताया। तो इस कारण ये आपको मूवमेंट समझ में नहीं आया। और फिर उसके 2 दिन बाद उसने 3 या 4 दिन बाद का टाइम दिया था डॉक्टर ने। 2 दिन बाद रात तक भी बेटा बोलने लगा बड़ा कि मुझे समोसे खाने ही खाने, तो उस टाइम तो घर पे बनना था सब, तो इसने समोसे खिलाए सब किए रात तक 10-11 बजे तक। सुबह मेरी जल्दी उठने की आदत थी, 4:30-5 बजे से कुछ नींद खुल गई, शारदा भी उठ कर बैठी, वो अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ठीक है नीचे घूम के आते हैं। तो नीचे गए ऐसे अच्छा ये था कम पर्स जेब में था, तो नीचे उतर के गए, मुझे ज्यादा ठीक नहीं लग रहा, नीचे तो यार कार से घुमा के लाता हूँ। तो मैं कार से गया, तो फिर बीच में हॉस्पिटल भी थी, तो बोले नहीं यार मुझे थोड़ा ज्यादा अजीब सा लग रहा है, चलो डॉक्टर को दिखा देते। गए तो डॉक्टर तो मिली नहीं, कोई सिस्टर वगैरह उनकी जो भी रहती है मिल नहीं, तो ले गए डॉक्टर को, उससे बोला नहीं देखना क्या है, डॉक्टर को बुलाओ। तो वो एकदम बोलती भैया इनका तो मतलब टाइम आ गया, इनका बच्चा होने वाला। अच्छा फिर आप पैसे जमा करो, मेरे पैसे तो है ही उठ के पैसे पहुंचे गए थे ना, तो चलो ठीक है कुछ एटीएम वगैरह, उसमें स्वैप मशीन उसके पास काम नहीं कर रही थी, आप एटीएम से निकाल लो और जमा करो, उसके बाद हम करेंगे चालू, ठीक है। अब मैं गया एक एटीएम घूम के आके बैठा हूँ, तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही, तो मैं सुना किसी का हुआ होगा, और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ कि है ये पैसे का जमा करते हैं, तो वो थोड़ी भैया आपका बेटा हो गया। ऐसा मतलब बड़ा शानदार, मतलब 7 माह से अभी वो बच्चा आप लोगों के पीछे घूम रहा है। अभी वो टीम का पूरा हुआ नहीं, 8 तारीख को ही है, 8 अगस्त को उसका बर्थडे। डॉक्टर साहब से भी परमिशन दी थी कि मंगल
बार पढ़ रहा है तो सुंदरकांड करा लो, उन्होंने बोला चलो ठीक है तो सुंदरकांड रखेंगे इस दिन। तो और वो पूरा मतलब क्योंकि डाइट हम लोगों की चली रही थी तो जूस स्प्राउट ये सब वो मजे से खाता। तो ऐसा ये बड़ा अच्छा होगा। और निश्चित रूप से आप सब भी इस साधना में जुड़े हैं तो मतलब मेरा इसमें ये विचार रहता है जैसे आपके जो भी साथ के लोग हैं, जैसे लोकल के अभी भी कर रहे हो तो आप तो मतलब ये बोलते ना मतलब फिर मुझे जरूरत नहीं है साधना की, ठीक है। तो आप लोगों को मुझे देख के लग रहा है फिट ही है, साधना की जरूरत नहीं। पर मैं बोलूँगा ना बंदूक जो हम खरीदते हैं ना तो ऐसा नहीं कि हमें कल जाए किसी को मर्डर करना है, तो ये भी कोई है कि चलो हमें साधना नहीं करनी पर कभी कैंप लग रहा है तो आगे 1 2 दिन 4 दिन निकाल रहे टाइम ठीक है, कभी आवश्यकता लगे तो मैं मालूम तो रहेगा कि ये भी कोई चीज इससे हम सही हो सकती है। तो ये विचार करके आपसे मेरा फिर बहुत विनम्र आग्रह है कि अभी से 2 3 4 दिन और बचे हो, स्पेशली कल संडे। तो इधर जो लोकल के लोग हैं या आसपास के लोग हैं तो 6 से 8 लोगों को अपने फोन लगा लें कि जो भी ज्यादा आ सके, क्योंकि आप दूसरा पक्ष भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसका कि जैसे ये कैंप पिछली बार के जो लोग लगातार आते हैं उन्होंने देखा हो और इस बार कि जो एक्सपेंसिव हमारे होते हैं मतलब उसके अकॉर्डिंग पैसे इधर नहीं आते, तो अब वो सब कलेक्शन करके फिर हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। पर उसमें प्रॉब्लम ये ना कि कब तक आप सर्वाइव करोगे। तो ये आप अपने लेवल पे मतलब इसमें ये ना देखें ऑर्गेनाइजर ये है कि मैं उनके ये ऑर्गेनाइजर आप सब लोग हैं, क्योंकि सबके सहयोग से ये काम हो रहा है, किसी एक के उससे नहीं हो रहा। आप लोग भी नहीं होंगे तो भी कैंप नहीं होना है, सहयोग नहीं मिलेगा तब भी नहीं होना है। तो ये थोड़ा सा विचार करके अभी भी आप 2 3 दिन है तो मतलब अपने जो जान पहचान वाले लोग हैं उन्हें आप कॉल करें, उनसे आग्रह भी करें कि